गवर्नमेंट है, फरेबी गवर्नमेंट है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों को भीख मंगवाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि JNK के लोग भीख मांगे, ये आईफोन इस्तेमाल न करे, ये मोबाइल इस्तेमाल न करे। इन्होंने डेली वेजर को दरबदर किया, इन्होंने स्टेट के 2 हिस्से कर दिए। ये जो सरकार है, ये गरीबों के खिलाफ सरकार है। ये 9 साल से डिक्टेटरशिप और इमरजेंसी यहाँ बीजेपी चला रही है। चुनाव करने से डर रही है, क्योंकि इनको पता है कि जैसे दूध में मक्खी को निकाल के फेंकते हैं, वैसे इनको हम लोग यहाँ से दूध में मक्खी की तरह जम्मू कश्मीर से निकाल के फेंकेंगे। ये होते कौन है? हमारे गरीब लोगों पे टैक्स लगाने वाले। इस साल लोगों को कह रहे हैं कि 60% लोगों पे टैक्स लगेगा, लेकिन मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, उनको घरों से इन लोगों के खिलाफ निकलना पड़ेगा, क्योंकि इस साल अगर ये 200 लगाएंगे, अगले साल 1000 लगाएंगे और हमारे लोगों को मकान बेच के झोपड़पट्टियों में जाना पड़ेगा। ये याद रखना, ये हमारी बात रही। कांग्रेस पार्टी करेगी और पूरी लड़ाई लड़ेगी बीजेपी के खिलाफ, और जो सामने लोगों पे नाफिज कर रहे हैं उसके खिलाफ हम पूरी लड़ेंगे। और गैस सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर कांग्रेस 410 रुपए में दे रही थी, वो आज 1150 रुपए पहुंचा है। तो मैं ये कहूंगा, ये सरकार जो है गरीब विरोधी है। हम इसके खिलाफ कंटिन्यू प्रोटेस्ट करेंगे। बीजेपी 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 प्रॉपर्टी टैक्स सरकार जो भी आप लोग देख सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पे उतरे और उन्हें रोकने के लिए यहाँ पे बैरिकेड्स लगाए गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा एक चेन जरूर बनाई गई है और इन्हें आगे ना बढ़ने देने की कोशिश जो है वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा की जा रही है। वकार रसूल वानी, जिन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स को कहीं ना कहीं जनता का बड़ा मुद्दा बताया, उनका कहना है कि आम जनता पे जुल्म हो रहा है और बीजेपी सरकार को सीधे सीधे दोषी करार दे रहे हैं तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, जिसमें रमन भल्ला भी मौजूद है, वकार रसूल वानी और कांग्रेस के तमाम समर्थक इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा रोकने का पूरा प्रयास इन्हें किया जा रहा है और कहीं ना कहीं सफलता मिलती हुई भी दिख रही है। और लगातार बीजेपी को घेरने का प्रयास जो है वो विपक्षी दलों के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स की अगर बात करें, यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स के समर्थन में ज्यादातर लोग हमें दिख नहीं रहे हैं। और फिलहाल आपको बता दें कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत से दावे किए जा रहे हैं कि किस प्रकार से जनता के फेवर में इसे लगाया जाएगा। भाई यहाँ पे ऑलरेडी बेरोजगारी चरम सीमा पे पीछे कर हर जगह पे रेट जो है लोगों के बढ़ाए जा रहे हैं। चाहे आप पेट्रोल और डीजल के साथ साथ आज जो गैस सिलेंडर की कीमत जो बढ़ा दी है 50 रुपए, और डोमेस्टिक में जहाँ पे आम आदमी का चाय की दुकान पे भी वो लोगों को चाय पीना मुश्किल यहाँ पे होगा। अगर मट्टी की कीमत 20 रुपए लगा जाओ तो मैं समझता हूँ कि ये जन विरोधी फैसला यहाँ पे है। रोजगार के लिए तो मोदी साहब पकोड़े बनाने की सलाह देते थे, लेकिन गैस की कीमत बढ़ा के अब पकोड़े भी इनके हाथों से यहाँ पे निकल के नौजवानों में गुस्सा है कि प्रॉपर्टी टैक्स फौरी तौर पर वापस लिया जाए, क्योंकि लोगों की पेइंग कैपेसिटी यहाँ पे खत्म हो चुकी है। प्रोग्राम के मुताबिक आज SSB जो सशस्त्र सीमा बल है, यहाँ 10वीं वाहिनी श्रीनगर बटमालू में जो है, इन्होंने यहाँ पे व्हील चेयर्स जो डिफरेंटली एबल लोग हैं, दिव्यांग लोग, उनकी मदद के लिए 8 व्हील चेयर्स बांटे गए हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। हर साल और साल में कई दफ़ा ऐसे प्रोग्राम हम अपनाते हैं, आयोजन करते हैं, ताकि लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोगों को, उनकी रोज़गार की ज़िंदगी में जो मदद आ सके। आप समझ सकते हैं, एक दिव्यांग जो चल नहीं सकते हैं, उसके लिए बिल्कुल जो एक जगह पे स्थिर हो जाते हैं, हिल नहीं पाते, उनके लिए व्हील चेयर जो प्रोवाइड करना, उनके लिए हिलना डेली ज़िंदगी में उनको कितना मददगार है, एक जगह से दूसरी जगह हिल सकते हैं और कई काम में हाथ बता सकते हैं। और कई इस तरीके से भारत सरकार की योजना SSB
आयोजन करते हैं, ताकि और भी तरीके का भी हम अपनाते हैं। इस तरीके है, हम इस पे गौर करेंगे। हमारे जो उच्च अधिकारी लोग हैं उन पे भी हम ये इस बात को ज़रूर पहुंचा देंगे, ताकि और भी व्हील चेयर तो आ गया, व्हील चेयर के अलावा जो देश की सेवा में या सोसाइटी में और शामिल हो सके, और कुछ कार्यक्रम जो कुछ सिलाई मशीन का काम हो, कहीं भी चीज़ जो सोशल सर्विस हो, इन सब चीज़ों में एक देश का हिस्सा एक योगदान दे सके, इसके बारे में कई प्रोग्राम अपनाने के लिए ज़रूर इस बात को सोचेंगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया है। जो हम पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस और पब्लिक के बीच में जो दरमियान जो थे काफ़ी कम हो गए हैं। अभी बहुत अच्छा अमन से जो वैली में आए हैं, कश्मीर घाटी में आए हैं, तो इसके लिए आप सभी और सभी यहाँ की पब्लिक और जो लोगों की योगदान की वजह से, उनके सहयोग से ही हो पाया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी जारी रखेंगे, ताकि हमारा काम सिर्फ बंदूक पकड़ के सिक्योरिटी फोर्सेस की काम नहीं है, इसके अलावा बाकी पूरे साल भर में, दिन भर में हम लोग पब्लिक के साथ रहने की कोशिश करते हैं। हम भी एक पब्लिक का हिस्सा है। हम अलग अलग जगह से आए ज़रूर होंगे, हमसे पहले लोग भी यहाँ थे और हमारे बाद भी आएंगे, तो यहाँ के लिए आए हैं, पब्लिक के लिए आए हैं, सिक्योरिटी के लिए आए हैं, ताकि लोग साथ में रह सके और ये गैप दूर हो सके। काफ़ी अच्छा ये इम्प्रूवमेंट आया है। भारत सरकार के एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी एंड फिशरीज डिपार्टमेंट के ओर से आज के दौरे में मुझे यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में आने का मौका मिला। आज हम इधर डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में जहाँ खड़े हैं, वहाँ बहुत ही पुराना हमारा सीमेंट स्टेशन है। यहाँ लोकल जितनी आवश्यकता है उतने फ्रोज़न सीमेंट प्रोडक्शन करने की उनकी क्षमता है, मगर यहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ की ओर से और यहाँ के स्थानीय तंत्र की ओर से इसको डेवलप करने की डिमांड आई। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि भारत सरकार ने 21 करोड़ रुपए की राशि देकर इसका सुदृढ़ीकरण करने का प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया है। आज इसका फाउंडेशन स्टोन भी हमने लगा दिए हैं। 6 करोड़ की राशि जारी भी कर दी गई है। हम चाहेंगे कि बहुत जल्द ही इसका सुदृढ़ीकरण का काम समाप्त हो जाएगा, और इसी के चलते यहाँ के लिए जितनी आवश्यकता होगी इतने सीमेंट तो अवश्य मिलेंगे, मगर यहाँ से वो एक्सपोर्ट भी करने के लिए कामयाब हो जाएंगे। और इसी के चलते यहाँ के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के इस काम के कारण यहाँ के दूध उत्पादकता में बहुत ही अच्छी वृद्धि हो सकती है। इनकी ब्रीड इम्प्रूवमेंट में इस प्रोजेक्ट के बहुत बड़ा बल मिल सकता है, और ऐसे कार्यक्रमों से ही हमारे पशुपालकों की आय में भी वृद्धि करने का एक बहुत अच्छा काम इस कार्यक्रम के जरिए शुरू होगा। बहुत बहुत जेके सीमेंट में जो में ये प्रॉफिटेबल यूनिट था, ये नेगेटिव ये नहीं तो पिछले कुछ 5-6 साल से इसको कुछ जब मैं था मेरे पहले से ही ऑलरेडी ये ऑलमोस्ट का मतलब बंद हो चुका था। मैंने बहुत कोशिश की चलाने की। मैंने सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से भी ऑफिसर्स लाए, उनको बोला कि इसका नया मुझे रिवाइवल प्लान दे दो। पर मैंने वो प्लान भी सेंक्शन करवाया ऑलमोस्ट, लेकिन फिर मुलाजिमों की वजह, कुछ मुलाजिम ऐसे थे जो ये नहीं चाहते थे कि ये प्लांट चले, खासकर जो इनमें 2-3 यूनियंस थे इनके, वो मतलब ये नहीं चाहते थे कि ये प्लांट पूरा अच्छी तरह से चलना चाहिए। लेकिन अगर मुलाजिम ज़्यादा भी थे, मैंने कुछ मुलाजिमों को बाहर भी निकाला। 1 करोड़ प्लस सैलरी थी मुलाजिम पर मंथ की, एज़ कम्पेयर अदर जो बाकी फैक्ट्रियाँ हैं उनको मतलब, मगर हमारा यूनिट फिर भी प्रॉफिट में था पहले तो हम डिविडेंड देते थे गवर्नमेंट को। ये अचानक लॉस में पड़ गए बिकॉज ऑफ कुछ रीज़न। फैक्ट्री बंद हो गई, बहुत देर फैक्ट्री बंद हो गई, हालात भी ऐसे हो गए कि कर्फ्यू हो गया, उसमें उसकी वजह से भी इसमें पर डे इसका बिजली फीस है लाख प्लस 1 लाख रुपया पर डे। जब बिजली का ही 17 करोड़ रुपया बिल आ गई, तो फिर बिजली वालों ने कनेक्शन काटा, तो वी कुड नॉट ऑपरेट द यूनिट। तो इधर से फिर फंडिंग भी, जो हमारा वर्किंग कैपिटल भी कुछ नहीं था, दैट बिकेम द काज ऑफ आवर क्लोजर। तो अदरवाइज ये फैक्ट्री जो थी, अगर इसमें पैसा आ जाता तो मुमकिन था कि ये चल जाती, अच्छी तरह से चलती। क्या आपकी हाई अथॉरिटीज के साथ उस टाइम और इसका लाइम स्टोन जो है मेरे ख्याल में पूरे एशिया में नहीं है उतना अच्छा लाइम स्टोन जितना कि जेके सीमेंट का लाइम स्टोन अच्छा है।
सर क्या आपने उस टाइम जो आपके हायर अथॉरिटी से उनसे बात करने की कोशिश की कि बहुत बार मैंने मुलाजिम जो रुकावटें हाँ, डाल रहे मैंने जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मरमू साहब थे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उनको दे दिया। उन्होंने ही ऑलमोस्ट एग्रीड, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि कुछ यूनियन वाले भी गए कि नहीं हम ये मुश्किल है चलाना, तो दैट बिकेम द काज कि गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि इसको हम क्लोज ही करेंगे। जब मेन प्रॉब्लम यही थी, और पावर भी कट गया, बिजली कनेक्शन जो उसका था ऑल वो कट गया बिकॉज ऑफ ह्यूज लाइबिलिटी ऑफ पावर डिपार्टमेंट। सर मुलाजिमों के बिना पे ये फैक्ट्री बंद करना, आपको नहीं लगता है कुछ बड़ा कुछ इशू था जिसके नतीजे में इसको बंद करना था? अगर कोई मुलाजिम रुकावटें डाल रहा था उसको टर्मिनेट भी बंद कर सकते थे। मुलाजिम ये रोज पंगा वहाँ करते थे पहले, एक वो भी प्रॉब्लम थी मुलाजिमों की, लेकिन फिर हमने तकरीबन क्या 300-400 मुलाजिमों को हमने अदर डिपार्टमेंट्स में एडजस्ट किया। जो वहाँ के मुलाजिम थे, हमने स्टाफ स्ट्रगत कम की मगर उनको एडजस्ट किया, लेकिन फिर भी इसके जो लाइबिलिटी वो बढ़ती गई डे बाई डे। हर दिन मतलब बिजली, मैंने बोला आपको कि 1 लाख प्लस था बिजली फीस पर डे इसका, तो वो भी एकोमोडेट कर गया। तकरीबन 17 करोड़ रुपये बिजली का बिल बन गया। विद द रिजल्ट बिजली वालों ने कनेक्शन काटा, तो हमारे पास पैसा नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थे कि हम फैक्ट्री चलाते दोबारा चलाते, लेकिन गवर्नमेंट ने भी हमें एड नहीं दिया, तो वो भी उन्हें स्टॉप कर दिया। तो विद रिजल्ट दे टुक अ डिसीजन दैट वी विल नॉट रन दिस यूनिट बिकॉज़ प्राइवेट सेक्टर में हम ये नहीं करेंगे, आप काम गवर्नमेंट नहीं करेगी। अच्छा सर, जो अभी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि हम इसको बीट करेंगे, बोले लगाएंगे, तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? क्या ये ठीक हो सकता है? ठीक, अगर चलाते तो, लेकिन अब गवर्नमेंट का डिसीजन है, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि इसको ग्लोबल टेंडर उन्होंने निकाला, उन्हें नीति आयोग से बंदा आया है, वो मतलब वो असेस कर रहा है सारा, तो मतलब गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट पोजीशन में इसको कर रहा है, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, ऑक्शन टेंडर जो है। अब 17 मार्च को जो भी आएगा वो आएगा, तो बिल्कुल पूरा नीति आयोग से बंदा एक ऑफिसर को लाया है जो ये कर रहा है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का कार्डर 2019 से हूँ, तो बीच में हालात की वजह से तो थोड़ा खामोशी रही। अब ये है कि मतलब क्योंकि तैयारियां करना है, क्योंकि हमें फाइट करनी है, इलेक्शन लगने हैं, बाकी चीज़ हम इंतज़ार कर रहे हैं गवर्नमेंट कैसे क्या ऑर्डर्स इलेक्शन कमीशन देगा उसके, इसलिए कि ये हमें तैयारियां करनी है गांधरबल कॉन्स्टिट्यूंसी की, जिसमें हमारे सरबराह राथर साहब है, राथर साहब के हाथ मजबूत करने हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करना है। मजबूत करने के लिए हम इंशाल्लाह मैदान में कूद पड़े। नहीं, डेवलपमेंट जैसे कि तैसे हर जगह हो रही है, जैसे गवर्नमेंट चाहती है, उनके अपने प्रोग्राम है वो हो रहे हैं। अब गांधरबल की क़यादत जो है राथर साहब के हाथों में है, और हाई कमांड बहुत संजीदा है इस मामले में। इंशाल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा। हमने बहुत बार दरख्वास्त भी की थी, गुजारिश भी की थी म्यूनसिपल काउंसिल पुलवामा को, और मीटिंग्स में भी इस बात को शायद हमारे काउंसलरों ने उठाया था, बट ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हो रहा है। हमारी स्ट्रीट लाइट्स का मसला है। एक वो स्ट्रीट लाइट जो बाज़ार में आपको दिखने को मिलती हैं, वो तो शायद कैपेक्स बजट में होने वाला है, बट जो अंदर वाले जो हमारे स्ट्रीट्स हैं और यहाँ पे जो लाइटें लगती हैं वो बिल्कुल भी या तो बेकारा हैं, और बहुत ऐसे जो है आपको पोल्स दिखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको लाइट है ही नहीं। और आपको पता ही है कि माह मुबारक जो है माह रमज़ान आने वाला है, और लोगों को जो है इस चीज़ का रोशनी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है इस महीने में। तो कम से कम हमारी गुजारिश रहेगी कि कम से कम इस माह रमज़ान का लिहाज करें, और जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको जल्द से जल्द जो है इंस्टॉल किया जाए। वो दोइबकल है, इसका जो ओरिजिनल पोजीशन है इसको यहाँ तक लाना था। इसलिए इरिगेशन डिपार्टमेंट से हम फिर से गुजारिश करते हैं कि अगर वो कुछ नहीं कर सकते हैं, कम से कम जो बीच में ये जो क्लीन जो ये दोइबकल है इसको साफ़ किया जाए, और जो इसमें मलबा जो कुछ भी इसमें है इसको बाहर निकाला जाए। ये इस बंदे की भी डेथ हो गई है, ये नीचे डेड बॉडी एक पड़ी है, इसकी भी डेथ हो गई है।
हम गाड़ी में बुजुर्ग जा रहे थे, समोड़ से हम बैठे गाड़ी में, तो गाड़ी का जो ड्राइवर था उसने ओवरलोडिंग की हुई थी। हमने कहा गाड़ी पे इतनी सवारी मत बैठा, उसने बात करने की गवारा ही नहीं किया। जब हम पहुंचे हैं समिति गली से आगे, जो नाला है ना किसका केबल के दरमियान में आता है, तो गाड़ी इतनी स्पीड में थी, सवारियां 90 थी या 85 या 95, इससे कम नहीं थी। इतनी वो स्पीड में था कि जिस वक्त हम बीच बैठे हुए थे गाड़ी ऐसे गिरने लगी। हमने कहा गाड़ी आस्ता चला, तब तक गाड़ी पुठी। तो एक मैंने देखा जिस वक्त वो बारी से नीचे गिरा, तब तक मुझे होश थी कि वो बंदा मेरे ख्याल वो मार गया है, क्योंकि पूरी गाड़ी उस पर बजी है, उसका खून भी वहां पड़ा हुआ है। तो जख्मी होने का मुझे कोई, फिर अपनी होश नहीं, मुझे भी लग गई थी। एक लेडीज मेरी टांगों में फंस गई, आगे पाँव में, वो निकाली। फिर हमने शीशे तोड़ के उधर से निकले बहुत बड़ी मुश्किल से। लेकिन इतना जो ट्रैफिक वालों का काम है, इन्होंने इतने अंधेरगर्दी मचा रखी है, जब तक इंतजामिया इनका एक्शन नहीं लेती, पुलिस नहीं लेती, RTO नहीं लेता, तब तक लोगों का बड़ा मुश्किल है। टेप लगाया होता उसने खुला, उसको इंसान की कोई कदर नहीं। हम क्या चाहते हैं? इंजीनियर के बाद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी दो ही डिमांडें हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि आप लोग स्किल्ड हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर सरकार हमें कहती है कि आप लोग स्किल्ड हो, तो हमें स्किल्ड का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा? हमारे साथ क्यों मतभेद किया जा रहा? हम लोग टेक्निकल हैं, टेक्निकल होकर भी आज हम रोडों पर खड़े हैं। तो हमारी सरकार से एक ही डिमांड है, अगर हम लोग स्किल्ड हैं तो हमें स्किल्ड का दर्जा हमें मिलना चाहिए। और हम लोग परेशान हैं, कुछ हमारे जो भाई हैं वो सुसाइड कर चुके हैं। अगर हम लोग 8 घंटे ड्यूटी देते हैं, हमारे पास ऑर्डर कॉपी भी पड़ी हुई है। हमारे पास जो ऑर्डर कॉपी है वो ऑर्डर नंबर 239F 16/4, उसके तहत सरकार ने हमको लगाया था। मगर आज वो कमेटी कहाँ गई? वो कहाँ गई कमेटी? जो कमेटी आज हमें बेवकूफ बना रही है, वो कहाँ है कमेटी? हम सरकार की निंदा करते हैं, जिन्होंने हमें डेली बेसिस को 11 रुपये दिए। 11 रुपये से क्या होता है? इनएक्सेसिबल साइट है, उन पे सर हमने रीसेट प्लान किया है सर। लेकिन इसमें बाकी 522 देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, और विशेष तौर पे जहां मेरा आज दौरा है, वहां जम्मू की जनता के साथ संवाद करके उनकी आशा आकांक्षा के अनुसार हम हर मंत्री हर महीने JNK का टूर बना के दौरा करके यहाँ के आम जनता नहीं, इसके जनप्रतिनिधि, यहाँ के अधिकारी और जो मंत्री आते हैं, उन विभाग के साथ उन विभाग की जो कामगिरी है उसका भी एक रिव्यू होता है। वैसे ही मैं आज MOS कम्युनिकेशन की हैसियत से मेरे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का मैंने रिव्यू किया है। यहाँ मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत जल्द से जल्द हर गांव तक पहुँचे, इसके लिए प्रयास किया है। और पोस्टल विभाग में हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से डोर स्टेप पे पूरे भारतवर्ष में हमारा एक नेटवर्क है GDS तक का, वो नेटवर्क विशेष तौर पे जम्मू में भी डोर स्टेप तक पहुँचे और जम्मू की जनता की सेवा करें। तो ये आज इसका रिव्यू भी था और यहाँ के जो काउंसिल मेंबर हैं उनके साथ भी संवाद का प्रोग्राम।
पॉलीथीन फ्री जम्मू करने के लिए पिछले 15 दिन से हर वार्ड में आह्वान किया जा रहा है और 1 मार्च के बाद सबको ये आह्वान किया गया था कि उसके बाद अगर कोई इसको इस्तेमाल करता है तो उसको 5,000 रुपये का जुर्माना होगा और आम नागरिक को 500 रुपये का। ये सब अवेयर करने के लिए, अभियान को पुख्ता करने के लिए अभी हम हर जगह पूरे जम्मू शहर में जा रहे हैं ताकि लोगों को जानकारी हो सके कि इसके बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और सभी को ये निवेदन कर रहे हैं कि आप जूट का बैग, पेपर का बैग और कपड़े का बैग और एक सेलुलोज मटेरियल आता है उसके भी आप मटेरियल के बैग्स यूज़ कर सकते हैं। और इसलिए सबके पास जाते हुए ये निवेदन कर रहे हैं। दूसरा ये कि सभी जनता का और ख़ासकर युवा पीढ़ी का भरपूर सहयोग मिल रहा है कि हमको अपने शहर को पॉलीथीन फ्री करना है। 3 दिन हमारा ये अभियान चलेगा। उसके बाद हम जितना भी पॉलीथीन 120 माइक्रोन का है उसको पकड़ना शुरू हो जाएंगे। जिसके तहत आज हम जन औषधि दिवस को मना रहे हैं और उसमें प्रतिज्ञा यात्रा निकाली गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेडिसिन मार्केट में आपको जैसे रेवेप्राजोल है 120 रुपये की मिलेगी, यहाँ सिर्फ 22 रुपये में मिलती है। इसी प्रकार से थायराइड की दवाई जो बाहर 130 रुपये की मिलती है यहाँ मात्र 30 रुपये में मिलती है। आप फ़र्क देखिए। और दूसरा ये है कि इसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी है कि सबको लाभ हो रहा है। कम से कम 30,000 लोग डेली हमारी ये मेडिसिन वहाँ से जा रही हैं और पूरे जम्मू कश्मीर में 2020 के करीब आउटलेट हैं जिसमें 157 आउटलेट हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में हैं और 1863 इंस्टीट्यूशंस बाकी जगह पे हैं। खड़े होकर बोलेंगे तो सही। मस्तों कहते हैं हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। और J&K पटवारी सेशन जिंदाबाद, और J&K पटवारी सेशन जिंदाबाद, और J&K पटवारी सेशन जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इत्तेहाद पटवारियां जिंदाबाद, इत्तेहाद पटवारियां जिंदाबाद, इत्तेहाद पटवारियां जिंदाबाद, इत्तेहाद पटवारियां जिंदाबाद, और J&K पटवारी सेशन जिंदाबाद, और J&K पटवारी सेशन जिंदाबाद। लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे हमारा नारा है। इस जोर जुल्म की चक्की में इंसाफ 11 बजे तक लास्ट टाइम उसका है और कुछ सर्विसें ऐसी हैं कि हमने 11:30 या 11:45 भी उसको अपडेट करके लोगों को देनी पड़ती। लेकिन जहाँ तक ये चीज़ हर चीज़ बांध चुकी है, गवर्नमेंट के दायरे ने ये चीज़ बांध ली है, लेकिन जो मुलाजमों के स्टेप हैं स्टेप बाय स्टेप वो नहीं पूरे हो रहे हैं। अभी हाल ही में 5-6 महीने पहले कुछ पटवारियों की, हमारे साथियों की जो सीनियर थे, जो सीनियरिटी लिस्ट में आए थे, उनकी प्रमोशन हो गई। वो गुरुद्वार बन गई, कठुआ से भी 30-32 कठुआ से बन गए, जम्मू से बन गए, हर जो जिले के जितनी की शरह थी इतने बन गए वो। लेकिन 6-7 महीने गुजर गए हैं, अब तक उनको पोस्टिंग में नहीं लगाया गया। अगर इसके पीछे ये सोचते हैं कि हमारे पटवारी कम हो जाएंगे, लेकिन ये उनकी तरक्की तो नहीं रोकनी चाहिए। इनकी तरक्की बढ़ रही है, जिसने नाई बनना है, जिसने गिरदौर बनना है, जिसने पटवारी बनना है, उसके आगे जाना है। उनकी तरक्की नहीं रोकनी चाहिए। चाहे अब पीछे मुलाजिम बचा ना बचा, वो गवर्नमेंट ने देखना है कि हमने ऑटो निकालनी है, नए मुलाजिम निकालने हैं।
मैं समझता हूँ कि हमारे जो ब्लॉक प्रेसिडेंट जी को देंगे आपसे, तो यही आज आपका जो हमारा जो प्रोग्राम था इकट्ठे होने का, यही मकसद था। तो मैं ये चाहता हूँ कि सदर की इजाज़त से कहाँ से हम शुरू करें। और ब्लॉक सेक्रेटरीज और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान वह उनकी मीटिंग हो रही है। आज पॉलिटिकल सिनेरियो जो जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है, उसी सिलसिले में डिस्कशंस चल रही हैं। प्रॉपर्टी टैक्स जो लगाया जा रहा है, जो लोगों पे एक ज़बरदस्त बोझ है, उसके बारे में इनको बताया जा रहा है कि साहब ये अनजस्टिफाइड है, और ये इन्होंने अपने अपने इलाकायात में उसके प्रोटेस्ट भी शुरू कर दिए हैं। कल हमारा जम्मू अर्बन था डिस्ट्रिक्ट, उन्होंने किया है, और हर हम महाज पे इसके खिलाफ लड़ेंगे। ये जम्मू कश्मीर के लोगों पे एक बहुत बड़ा बोझ है। तो लोगों को गुमराह मत कीजिए, सही फैक्ट्स एंड फिगर्स बताइए कि साहब सही फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है। दूसरी बात यह है कि जब जीएसटी लगा मुल्क के अंदर, उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने कहा था एक नेशन एक टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। लेकिन आज ये, और उस वक्त दूसरे छोटे छोटे जितने भी टैक्स लगे थे, मसलन टोल टैक्स लगा हुआ था, चुंगी लगी हुई थी, एक्साइज थी, या जितने भी बाकी टैक्स लगे हुए थे, सबको खत्म करके जीएसटी लगा।